उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला, जौनपुर जिले का मछली शहर थाना क्षेत्र और मछली शहर थाना क्षेत्र का जमालपुर निवासी अनुज यादव सुबह 7 बजे डी फार्मा का एग्जाम देने के लिए अपने घर से निकलता है और जैसे ही जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र उसकी बाइक पहुंचती है, बदमाशों के द्वारा उसे घेर लिया जाता है और अनुज यादव जैसे ही अपने आप को बदमाशों से घिरा हुआ पाता है, वो अपनी बाइक छोड़कर सड़क पर दौड़ने लगता है। बदमाश अनुज यादव को सड़क पर दौड़ा लेते हैं और दौड़ा कर बदमाशों के द्वारा अनुज यादव को चाकू से हत्या कर दी जाती है। चश्मदीदों के द्वारा यह सब होते हुए देखा जाता है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस अब यह बताती है कि मनोज यादव नाम का कोई शख्स है जिसकी लड़की से अनुज यादव प्रेम करता था, उसकी लड़की भी अनुज यादव से प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन मनोज यादव को ये बात नागवार गुजरी और उसने अनुज यादव की सरेआम दिन दहाड़े दौड़ा कर चाकुओं से घोंप कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन में ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। यह कोई दोस्तों अकेली घटना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप लोग जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पिछले 24 घंटे में इस उत्तर प्रदेश के अंदर 15 हत्याएं की वारदात हम सभी लोगों के सामने आ चुकी हैं। लेकिन मजाल है इस देश की मीडिया इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करे। कोई भी देश की मीडिया हो, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी न्यूज एजेंसी हो, किसी ने भी उत्तर प्रदेश में चल रहे जंगलराज के ऊपर एक भी ना तो डिबेट की है और ना ही इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई है। मैं और कुछ घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन में ना तो कानून का डर है, ना तो पुलिस के प्रति किसी प्रकार का कोई खौफ है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। एक घटना दोस्तों आगरा से आई है जिसे आप लोग सुनेंगे तो आपका दिल व्यथित हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे यार कि हम किस माहौल में जी रहे हैं, हमारा समाज कैसा हो गया है। घटना उत्तर प्रदेश के दोस्तों आगरा जिले की है, जहां से खबर आई है कि आगरा जिले के एक मंदिर में, जो कि माता का मंदिर था, मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, माता की पूजा करने जाते हैं। ऐसे भगवान के मंदिर में एक 5 साल की बच्ची, जो खुद लड़की थी, जो खुद देवी का स्वरूप मानी जाती है हमारे धर्म के अनुसार, एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आता है। गाजियाबाद में एक अपराधी के यहां उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस दबिश देने जाती है। अपराधी का नाम कामरान बताया जाता है। पुलिस कामरान के यहां दबिश देने जाती है, जिसमें कामरान जो कि अपराधी है उसकी तरफ से पुलिस वालों के ऊपर ही फायरिंग कर दी जाती है। इस फायरिंग के अंदर एक पुलिस वाले की मौके पर मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। आप सोच कर देखिए, यह है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का हाल, जहां पर आम जनता तो छोड़िए, यहां पर पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस वालों के ऊपर ही फायरिंग कर देते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। प्रशासन के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब दबिश देने जा रही थी तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी। यही तो काम होता है किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का। आखिर कर क्या रही थी वो? जब पुलिस दबिश देने जा रही थी तो उससे पहले पुलिस के द्वारा उस एरिया की रेकी क्यों नहीं की गई थी? उसका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। एक घटना तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हम सभी लोगों को सुनने को मिली है। अलीगढ़ में क्या होता है, कुछ तथाकथित गौ रक्षकों को यह सूचना मिलती है कि कुछ मुसलमानों के द्वारा गाय का मांस लेकर जाया जा रहा है और जैसे ही इन तथाकथित गौ रक्षकों को इसकी सूचना मिलती है, वो दबिश देने पहुंच जाते हैं। उन मुसलमानों को पकड़ते हैं, उनको निर्वस्त्र करके
उनके साथ मारपीट करते हैं और बदले में उनसे 50,000 की डिमांड करते हैं। यह सब कुछ इन तथाकथित गौरक्षकों के द्वारा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उन लोगों को शक था कि ये मुसलमान गाय की तस्करी कर रहे थे, गाय के मांस की तस्करी कर रहे थे। जब ये पूरा मामला पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो पुलिस मांस के टुकड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए, डॉक्टरी जांच के लिए भेजती है और डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि जो मांस का टुकड़ा मुसलमानों के द्वारा लेकर जाया जा रहा था, दरअसल वो गाय का मांस था ही नहीं, बल्कि वो तो भैंस का मांस था। और जो मुसलमान उस मांस को लेकर जा रहे थे उनके पास बकायदा उस मांस की पर्ची थी। जिस स्लॉटर हाउस से वो मांस लेकर जा रहे थे उस स्लॉटर हाउस की बकायदा इन मुसलमानों के पास पर्ची थी। लेकिन उसके बावजूद इन मुसलमानों के साथ इन तथाकथित गौरक्षकों ने मारपीट करने का काम किया। सिर्फ मारपीट करने का काम नहीं किया बल्कि उनको निर्वस्त्र करके मारा। इतनी बेरहमी से मारा कि इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा है, जरा आप लोग सुनिए। कि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा एक डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से वहां उस समय विधिक कार्रवाई अमल में। पुलिस का तो साफ कहना है कि जो मुसलमान मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे थे वो गाय का मांस नहीं था और उन मुसलमानों के पास बकायदा स्लॉटर हाउस की पर्ची थी। यानी वो पूरी तरीके से लीगल काम कर रहे थे, कानून के तहत काम कर रहे थे। आखिर इन तथाकथित गौ रक्षकों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की छूट दी किसने है? यही बीजेपी की हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ने। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेता लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, मुसलमानों को गालियां देने का काम करते हैं, मुसलमानों को गौ तस्करी करने का आरोप लगाते हैं, जिसके वजह से हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर इस तरीके के गौ रक्षा के नाम पर गुंडे पैदा हो जाते हैं और वो मुसलमानों के साथ इस तरीके से बेरहमी भरा सलूक करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो इतनी सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं, लेकिन मजाल है हमारे देश की गोदी मीडिया इनके ऊपर चर्चा करे। किसी भी गोदी मीडिया ने इन किसी भी मुद्दे के ऊपर अभी तक चर्चा नहीं की है। किसी भी गोदी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर गुंडा राज, जंगल राज जैसे शब्द नहीं कहे हैं। गुंडा राज, जंगल राज तो छोड़ दीजिए, किसी भी मीडिया वाले ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर उनसे सवाल तक नहीं किया है, उनसे इस्तीफा मांगने तक का काम नहीं किया है। लेकिन यहीं पर जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान कोई भी छोटी से छोटी आपराधिक घटना घटित हो जाती थी तो हमारे देश की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया दिन भर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर गुंडा राज और जंगल राज की संज्ञा देती हुई नजर आती थी, अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगते हुए नजर आती थी, अखिलेश यादव को गुंडों की सरकार कहती हुई नजर आती थी, जंगल राज जैसे शब्द का उपयोग करती हुई नजर आती थी। लेकिन मजाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार से हमारे देश की मीडिया ये सारे सवाल कर सके। किसी मीडिया वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल कर सके, क्योंकि बीजेपी जो पॉलिटिक्स करती है उस पॉलिटिक्स को हमारे देश की गोदी मीडिया सपोर्ट करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी तथाकथित सवर्ण समाज की पॉलिटिक्स करती है। सवर्ण समाज की जो विचारधारा है उसी की राजनीति बीजेपी करने का काम करती है और वही लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और हमारे देश की गोदी मीडिया में जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर गोदी मीडिया में बैठे हुए हैं, वो भी इन्हीं तथाकथित सवर्ण समाज से ही आते हैं, वो भी इन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हैं और इन्हीं की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का भी काम करते हैं।
तो क्या आप इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि ये मीडिया वाले बीजेपी शासित प्रदेशों से किसी तरीके का कोई सवाल करेंगे? ऐसी उम्मीद करना अपने आप में पूरी तरीके से बेईमानी है। ये लोग कभी भी सवाल नहीं करेंगे। सोचना तो इस देश के SC ST OBC को होगा। आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के इतने साल के बावजूद हमारे देश की मीडिया में 99.99% दबदबा इन्हीं तथाकथित सवर्ण समाज का है। सरकारी नौकरियों में भी तथाकथित इन्हीं सवर्ण समाज के लोगों की ही प्रधानता है। यहां तक कि आप कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जाएंगे, वहां पर भी तथाकथित सवर्ण समाज के लोगों का ही कब्जा है। तो SC ST OBC समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। आपकी आबादी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है। सवर्ण समाज की आबादी महज 10 से 15% है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। सिर्फ आज नहीं, 1000 सालों से आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र को उठाकर आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में इन्हीं लोगों का दबदबा है। मीडिया में ये लोग हैं तो जो भी नैरेटिव ये लोग चलाना चाहें आसानी से चला सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग हैं, जो भी पॉलिसी बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। कॉरपोरेट ऑफिसेज में यही लोग हैं, जिसको हायर करना चाहें, जिसको प्रमोशन देना चाहें, ये लोग दे सकते हैं। कोई इनसे सवाल तक नहीं कर सकता। यही तथाकथित सवर्ण समाज के लोग जब किसी प्रदेश में SC ST OBC या माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री बनता है तो उसके खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसे गुंडा राज की संज्ञा दे दी जाती है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज से आने वाली मायावती की सरकार बनती है तो उसे दलित की बेटी ना कहकर दौलत की बेटी कहा जाता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, राजद की सरकार आती है तो उसे जंगल राज कह दिया जाता है। झारखंड के अंदर आदिवासी शिबू सोरेन की सरकार बनती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यह है दोस्तों हमारे देश की गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा। इसीलिए कहता हूं, इस देश के 80% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी अब इन सभी लोगों को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। यदि इसी तरीके से आप लोग बटे रहोगे तो जैसे 1000 सालों से इनकी गुलामी करते आ रहे हो, आने वाले समय में भी 1000 सालों तक इन लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। इस वीडियो में कही गई बात से यदि आप लोग सहमत हों तो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर दोस्तों मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।